नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोदला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम मराठा राज्य को पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा मराठा राज्य के उदय के बारे में। आज हम देखेंगे पेशवाओं के युग को, कि पेशवाओं का युग कैसे शुरू हुआ और किस काल को पेशवाओं का काल के रूप में जाना जाता है। तो हमने देखा था कि शिवाजी ने अपने राज्य की स्थापना कैसे की। तो जो मराठा राज्य के संस्थापक थे वो थे शिवाजी। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी का कार्यकाल जो रहा वो 1674 से लेके 1680 तक रहा। यानी जो शिवाजी छत्रपति बने वो 1674 से लेकर 1680 तक रहे। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। लेकिन अगर इससे पहले हम 17वीं शताब्दी में देखें तो जब मराठा राज्य की स्थापना हुई तो ये यहाँ पर मराठे अपना विस्तार कर रहे थे। यहाँ पर बीजापुर, हमने पिछली क्लास में जाना था कि बीजापुर के एक सेनापति को शिवाजी ने कैसे मारा। उसके बाद बीजापुर, यहाँ पर गोलकुंडा और दिल्ली में मुगल। इस समय बादशाह कौन थे? इस समय बादशाह था औरंगजेब बादशाह दिल्ली का। यहाँ पर मराठे, जिसकी स्थापना शिवाजी ने की। तो 17वीं शताब्दी में जो संघर्ष था वो त्रिकोणीय संघर्ष था। किस किस के बीच में? इधर से मराठे, इधर से बीजापुर और वो मुगल, बीजापुर और मराठों के बीच में ये त्रिकोणीय संघर्ष जारी था। शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। शिवाजी की मृत्यु जो हुई वो 1680 में हुई। और शिवाजी एक बहुत अच्छे शासक थे, तो इसका प्रभाव उनके मराठा राज्य पे पड़ना ही था। तो जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है तो मराठा राज्य कमज़ोर हो जाता है। और जो ये संघर्ष है मराठों के बीच ना होकर सीधा सीधा बीजापुर और मुगलों के बीच हो जाता है। बीजापुर और मुगलों के बीच सीधा संघर्ष, यानी मराठे कमज़ोर हो गए तो वो थोड़े साइड लाइन हो गए। और सीधा संघर्ष किसके बीच हो गया? बीजापुर के और गोलकुंडा के बीच में। जब इनके बीच संघर्ष हुआ तो 1686 में मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया, यानी इन पर अधिकार कर लिया। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद सीधा संघर्ष किसके बीच हुआ? बीजापुर और मुगलों के बीच में। मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पे कौन सा राज्य है इसके बगल में? गोलकुंडा, यानी दोनों पर क्या कर लिया? 1686 में अधिकार कर लिया। अब मुगलों का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बचा वो मराठा ही बचे, चाहे वो किसी भी स्थिति में थे, लेकिन कौन थे? मराठे थे। तो अब जो है 1686 के बाद जो सीधा संघर्ष होगा, अब यहाँ से बीजापुर और गोलकुंडा खत्म, पूरा मराठा राज्य हो गया। मराठा राज्य की सीमा यहाँ तक आ गई। अब सीधा संघर्ष किसके बीच में? मराठे वर्सेस मुगल, दोनों के बीच में सीधा संघर्ष हो गया। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? मराठों का जो बागडोर संभाली, यानी जो छत्रपति नियुक्त हुआ, उसका नाम था शिवाजी के बेटे संभाजी। तो 1680 में संभाजी छत्रपति बनते हैं, यानी मराठों के बादशाह को क्या किस नाम से जानते हैं? छत्रपति के नाम से। तो संभाजी, इनका कार्यकाल 1680, यानी शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से 89 तक, यानी 9 साल का संभाजी का
कार्यकाल रहा। शुरुआत में मुगलों के और संभाजी के रिश्ते इतने खराब नहीं थे, इसलिए हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि संभाजी को मुगलों ने क्या दिया, मुगलों ने संभाजी को उच्च मनसब दिया। ठीक है, तो शिवाजी को, वो संभाजी को मुगलों ने क्या किया, उच्च मनसब दिया। लेकिन संभाजी एक गलती कर देते हैं। वो क्या, संभाजी औरंगजेब के विद्रोही बेटे, कौन था उनका विद्रोही बेटा, औरंगजेब, अकबर सेकंड। ये क्या था, अकबर सेकंड औरंगजेब का विद्रोही बेटा था। और ये औरंगजेब से विद्रोह करने के बाद दक्कन में चला जाता है। उस समय दक्षिण को हम क्या बोलते हैं, दक्कन। तो दक्कन में चला जाता है और ये शरण मांगता है संभाजी से, और संभाजी क्या करते हैं, इसको शरण दे देते हैं। विद्रोही बेटे अकबर सेकंड को शरण दी। ये संभाजी ने उस समय पर गलती कर दी, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी शक्तिशाली था। तो ये खबर जब औरंगजेब को पता चली कि उसके विद्रोही बेटे को संभाजी ने शरण दी है, तो वो अपने एक सेनापति मुबारिज खान, तो औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब अपने सेनापति, जिसका नाम क्या था, मुबारिज खान। अब जैसे ही ये खबर औरंगजेब को पता लगी तो औरंगजेब नाराज हो गया। तो औरंगजेब ने अपने एक सेनापति मुबारिज खान को भेजा संभाजी के पास, मतलब संभाजी से लड़ने के लिए। और इस मुबारिज खान ने 1689 में संभाजी की हत्या कर दी। तो किसने, मुबारिज खान ने संभाजी की हत्या कर दी। और जो संभाजी की पत्नी और बेटा क्या, कौन था इनका, साहू, दोनों को मुगल अपने साथ ले गए। तो क्या हुआ, विद्रोही बेटे अकबर को शरण दी संभाजी ने, उससे नाराज होकर मुबारिज खान को भेजा औरंगजेब ने, और 1689 में संभाजी की हत्या कर देता है कौन, मुबारिज खान। और संभाजी के बेटे साहू और उनकी पत्नी को मुगल अपने साथ ले जाते हैं। और इन दोनों का पालन पोषण, यानी हम बोले तो साहू का पालन पोषण कहाँ हुआ, मुगल दरबार में होता है। तो साहू कहाँ बड़ा हुआ, मुगल दरबार में। क्यों, क्योंकि जैसे ही संभाजी की हत्या करते हैं कौन, मुगल का कौन सा सेनापति, मुबारिज खान, कब, 1689 में। तो उसको साथ ले जाते हैं और उसका पालन पोषण कहाँ होगा, मुगल दरबार में ही होगा। अब छत्रपति का पद खाली था, तो इसके बाद शिवाजी का दूसरा बेटा, जिसका नाम था राजा राम, वो छत्रपति बनता है। तो अब देखते हैं राजा राम का कार्यकाल, जो 1600, राजा राम 1689 से और 1700, ये 11 साल इन्होंने छत्रपति के तौर पर शासन किया। और शिवाजी का दूसरा, इनके बारे में अगर जाने तो शिवाजी का दूसरा बेटा, संभाजी के बाद, संभाजी की हत्या के बाद छत्रपति बना। ठीक है,
जैसे ही संभाजी की हत्या हो जाती है तो कौन बनता है? छत्रपति राजाराम बनता है। लेकिन इनके काल में सबसे ज़्यादा आक्रमण, क्योंकि मराठा कमज़ोर हो चुके थे, तो ये बात मुगल तो जानते थे, तो वो इनको ख़त्म करना चाहते थे मराठों को, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हमले हुए वो मुगलों के मराठों पे हुए। तो इसलिए इन्हें कभी गद्दी पर ना बैठने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। कभी गद्दी पर न बैठने वाले मराठे शासक के रूप में जाना जाता है। ये इतने व्यस्त रहे उनके आक्रमणों में कि कभी शांति से छत्रपति की गद्दी पर नहीं बैठ पाए। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा छत्रपति था जो अपने कार्यकाल में छत्रपति की गद्दी पर नहीं बैठ पाया, तो वो थे राजाराम। राजाराम 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बेटा, राजाराम का बेटा शिवाजी सेकंड, ये क्या था? एक अल्पवयस्क बच्चा था। इनकी मृत्यु के बाद क्या है, ये शासक बनता है। और इनका कार्यकाल देखें तो 1700, यानी राजाराम की कार्यकाल के बाद 1700 से और 1707। ये 1707 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु होगी और मुगल भी उधर कमज़ोर होंगे। ठीक है, तो आगे देखें शिवाजी सेकंड का कार्यकाल। शिवाजी सेकंड, इनका कार्यकाल 1700 से 1707। तो शिवाजी जो थे वो एक अल्पवयस्क बच्चे थे, इसलिए इनके संरक्षक जो थी इनकी माता थी ताराबाई। ये क्या थे? अल्पवयस्क बच्चे थे, यानी छोटे उम्र में ही इनको छत्रपति की गद्दी पर बैठाना पड़ा। तो इनकी संरक्षक कौन बनी? मतलब इनको गद्दी पे बैठाया गया और क्या थी वे? शिवाजी सेकंड की माता। और शासन किसने चलाया? ताराबाई ने। शासन किसने चलाया? ताराबाई ने। इस काल को मराठाओं में स्वतंत्रता संघर्ष के काल से भी जाना जाता है। अगर इनके बारे में और देखें तो इनके काल को मराठा स्वतंत्रता काल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? एक तो स्वतंत्रता काल क्यों? क्योंकि यहाँ दो तरफ संघर्ष चल रहा था। एक तरफ मुगल वर्सेस मराठे और एक तरफ था मराठों में आंतरिक संघर्ष। क्योंकि जब भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो संघर्ष दरबारियों के बीच में होने लगेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। शिवाजी सेकंड क्या थे? एक अल्पवयस्क बच्चे थे, यानी छोटी उम्र में ही शासक बने। और इनके समय में जो शासन की बागडोर थी, ये जो वास्तविक सत्ता थी, वो इनकी माता ताराबाई के हाथ में थी, जो इनकी संरक्षक बनी हुई थी। तो इनके काल में को ही क्या जाना जाता है? स्वतंत्रता काल के, मराठा स्वतंत्रता काल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसमें दो तरफ संघर्ष चल रहा था। एक मुगल जो अभी भी मराठों पर आक्रमण कर रहे थे और दूसरी तरफ मराठों में आंतरिक विद्रोह हो चुका था। केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने के कारण जो भी दरबारी थे उन गुटों के बीच में आंतरिक संघर्ष चलने लगा। इसी बीच में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ?
1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और इनके निधन के बाद, अब हमने पिछली क्लास में देखा था कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे। एक अकबर सेकंड, जिसको संभाजी ने क्या दी थी, शरण दी थी। एक थे अकबर सेकंड, तो वो तो उसके बाद इतिहास में उनका कहीं नाम ही नहीं आता। एक थे मुअज्जम, एक मोहम्मद आजम और एक कामबख्श। 3 पुत्र बचे। तीनों के बीच में सत्ता का संघर्ष होता है, और इस सत्ता के संघर्ष में मुअज्जम जो है वो जीत जाता है। और मुअज्जम जब जीतता है तो वो बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बनता है। तो 1707 औरंगजेब का निधन। अब मुगल शासक कौन बना? मुगल शासक बना बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट बनता है। अब बहादुर शाह फर्स्ट सोचता है कि मराठों से कब तक लड़ते रहेंगे, इनमें ही आंतरिक विद्रोह उत्पन्न कर देते हैं। और बहादुर शाह फर्स्ट क्या करेगा, क्योंकि संभाजी को मारने के बाद शाहू कहाँ चला गया था? शाहू चला गया था मुगलों के दरबार में, और उनका लालन पोषण वहीं हो रहा था। और इस समय सबसे ज़्यादा चुनौती, बहादुर शाह के समय सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ से मिल रही थी? मराठों से। तो मराठों को कमज़ोर करने के लिए शाहू ने क्या, बहादुर शाह ने क्या किया, शाहू को रिहा कर दिया। शाहू को रिहा कर दिया। अब इसके रिहा करने के बाद जो एक अल्पवयस्क बच्चा मराठों के छत्रपति की गद्दी पर बैठा था, उसके बीच, यानी शिवाजी सेकंड के बीच और शाहू के बीच। अब शाहू जाके क्या करेगा? शाहू पहुंचेगा मराठों में, और शाहू जाके क्या कहेगा कि छत्रपति मैं बनूंगा। तो शिवाजी सेकंड वर्सेज शाहू, मराठों में 2 गुट हो गई। एक शाहू का हो गया और एक हो गया शिवाजी का, शिवाजी सेकंड। इसकी संरक्षक कौन थी? ताराबाई, इसकी माता। यानी बहादुर शाह ने क्या किया कि कब तक हम इनसे लड़ते रहेंगे, इनको आपस में ही लड़ाते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। जैसे ही शिवाजी सेकंड और शाहू के बीच में संघर्ष होता है, तो यानी संघर्ष किसके बीच हो गया? मराठे वर्सेस मराठे। अब शिवाजी की तरफ से ताराबाई, और शाहू का साथ दिया, शाहू का जो साथ देते थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ एक योग्य मराठे थे। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू के तरफ से लड़ाई की, और इन दोनों के बीच में 1707 का खेड़ा का युद्ध होता है, जिसको इतिहास में खेड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1707 का खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? खेड़ा का युद्ध हुआ शाहू के और शिवाजी सेकंड के बीच, यानी मराठों के बीच होने वाला युद्ध खेड़ा का युद्ध था, जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट के बादशाह बनने पर हुआ। इसमें क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? शाहू की विजय हो जाती है। यानी जो 1707 के युद्ध के बाद अब छत्रपति कौन बनेगा? शाहू बनेगा। और किसके सहयोग से बनेगा? तो बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से बनेगा। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है शाहू का कार्यकाल। और शाहू के कार्यकाल को ही पेशवा के काल के रूप में जाना जाता है, जो है 1707 से 1748। अब कौन बना? शाहू। कब से? 1707 से 1748। 1707 से 1748 के बीच कौन रहेगा? शाहू। अगर इसके कार्यों के बारे में जाने तो इसके कार्यकाल को
मराठा इतिहास में पेशवाओं के युग के रूप नाम से जाना जाता है। यानी इसके कार्यकाल को पेशवा काल के रूप में जाना जाता है। इसका क्या कारण था? इसका मेन कारण था कि जो मेन सत्ता थी इस समय पे, जो वास्तविक कार्य कर रहा था, जो शक्तिशाली था, वो इस समय पेशवा हो चुका था। छत्रपति ना होकर शक्ति किसके हाथ में आ गई थी? पेशवा के हाथ में। इसलिए इसके काल को पेशवाओं के काल के रूप में जाना जाता है। इसने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। ये क्या करते हैं? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त करते हैं। और जैसे ही ये बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त करेंगे तो बालाजी विश्वनाथ एक बार गद्दी पर बैठकर फिर क्या करेंगे? इस पद को वंशानुगत कर देंगे। यानी बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे? पहले क्या था? पहले ये पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ क्या करेंगे? इस पद को वंशानुगत कर देंगे। किसके पद को? पेशवा के पद को। इसके बाद क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ बन जाते हैं पेशवा, और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 1713 से 1719, 1713 से 1719। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। मतलब अब जो इनका बेटा होगा वो ही पेशवा बनेगा। ठीक है, पहले क्या था? ये वंशानुगत नहीं था, कोई भी पेशवा बन सकता था, यानी प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन अब क्या है? अब ये पेशवा बनेंगे। इनके ही काल में खेड़ा का युद्ध हुआ। खेड़ा का युद्ध जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी। तो खेड़ा का युद्ध में भी बालाजी विश्वनाथ ने और इनको मराठा राज्य का पुनर्संस्थापक कहा जाता है। यानी मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा के राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, और इनको पुनर्संस्थापक, यानी अब इन्होंने दोबारा से जो मराठा राज्य शिवाजी के काल में कमजोर हो चुका था उसको मजबूत करने का कार्य किया। ठीक है, तो ये कार्य इनके काल में रहे। और इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी 1719 का दिल्ली समझौता। किसके काल में? बालाजी विश्वनाथ के काल में। 1719 तक कौन है? बालाजी विश्वनाथ है। तो इनके काल में दिल्ली समझौता हुआ। ये किसके बीच हुआ? मुगल और मराठों के बीच। ठीक है, मुगल और मराठों के बीच। इस समय पर मुगल शासक कौन था? इस समय पर मुगल शासक फर्रुखसियर था, और फर्रुखसियर के समय में जो सत्ता थी वो दो भाइयों के हाथ में थी। उनका नाम था हसन और हुसैन। तो फर्रुखसियर और इनकी ओर से जो समझौता किया उसमें अहम भूमिका थी हसन और हुसैन, दो सैयद बंधु, जिनको इतिहास में हम सैयद बंधुओं के नाम से जानते हैं। तो सैयद बंधुओं ने
मुगलों की तरफ से ये समझौता करने में अहम भूमिका निभाई। और मराठों की तरफ से इस समय पेशवा कौन था? इस समय पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। तो मराठों के छत्रपति शाहू और पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो इनकी और इनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते को कहा जाता है मुगलों के लिए मराठों का मैग्ना कार्टा, यानी इस समझौते को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा का मतलब महासमझौता, इसके रूप में जाना जाता है। इस समझौते के अगर मुख्य बिंदु देखें तो जो मराठे हैं वो मुगलों को 10 लाख सालाना भेंट देंगे। क्या करेंगे? मराठे मुगलों को 10 लाख सालाना भेंट प्लस 10,000 घुड़सवार मुगल दरबार में रहेंगे। किसके? मराठों के। इसमें क्या हुआ कि मराठों ने माना कि हम आपको 10 लाख रुपए या 10 लाख जो हुन वहाँ की थे मुद्रा मराठों की, उसको हम सालाना आपको देंगे और 10,000 घुड़सवार मुगलों की दरबार में तैनात रहेंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट था जो मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित होता है, वो था कि मराठे दक्षिण में चौथ और या सरदेश मुखी वसूल सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था चौथ और सरदेश मुखी क्या है? ये कर जो मराठों द्वारा वसूले जाते थे। तो इस समझौते के बाद मराठों को पूरे दक्षिण भारत में ये चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसलिए इस समझौते को मराठों के मेघना कार्टा के रूप में जाना जाता है। एक तरह से मुगलों ने अपना अधिकार दक्षिण से हटा लिया और कहा कि दक्षिण मराठों के हवाले। तो इसके बाद 1719 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? इसके बाद 1719 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद 1720 में जो पेशवा बनेगा वो बनेगा बाजीराव, यानी बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव पेशवा बनता है। अब बाजीराव, क्योंकि यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से शुरू हो गया है पेशवाओं का युग और इनका कार्यकाल रहेगा 1720 से 1740, यानी मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में बदलने वाला जो व्यक्ति था वो था बाजीराव। हाल ही में आपने इसकी फिल्म भी देखी होगी जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पर बनी है। वही बाजीराव थे जिन्होंने एक मराठा राज्य को, एक छोटे से राज्य को मराठा साम्राज्य में बदल दिया। वो थे बाजीराव। ये किसके बेटे थे? तो ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे और ये लगभग 19 वर्ष की आयु में ही पेशवा बन गए। 19 वर्ष की आयु में पेशवा बने, यानी एक छोटी आयु में ही क्या बन गए? पेशवा बन गए। लेकिन अगर इनके बारे में बात करें तो 18वीं सदी के सबसे योग्य शासक अगर किसी को कहेंगे तो वो होंगे बाजीराव।
यानी 18वीं सदी का सबसे योग्य शासक कौन होगा? बाजीराव होगा। मतलब इनकी योग्यता ऐसी थी, इनके समय में 1720 में, और 1748 तक कौन रहेगा वहाँ पर? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इनके काल में मोहम्मद रंगीला को भी इन्होंने हराया। और एक बार तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबार में जब ये पेशवा बने तो ये पूछ लिया कि कौन है ये बाजीराव। ये खबर पता चली बाजीराव को। तो बाजीराव एक छोटी सी टुकड़ी अपने घुड़सवारों की लेकर और दिल्ली के बाहर जाकर बैठ गए। तो रंगीला की, जो मुगल साम्राज्य का उस समय का बादशाह था, उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इनसे जाके पूछ ले। वो अपनी दरबार छोड़ के ही भाग निकला। तो इतना खौफ था बाजीराव का। यानी अगर ये एक पॉइंट और लिखें तो मराठा राज्य को मराठा साम्राज्य में बदल दिया। एक छोटे से मराठा राज्य को अगर मराठा साम्राज्य में बदला तो किसने बदला? बाजीराव ने। यानी मराठा साम्राज्य के क्या हो गए? ये संस्थापक। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी, मराठा राज्य के पुनर्संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो गए बाजीराव। और छापामार युद्ध में निपुण, जिसमें शिवाजी को महारत हासिल थी, वैसे ही छापामार युद्ध में ये निपुण थे। इन्होंने निजाम को 2 बार हराया। निजाम यानी हैदराबाद के निजाम को 2 बार हराया। इन्होंने मुगल बादशाह पर हमला किया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। ये भी एक पॉइंट बनेगा कि मुगल बादशाह पर हमला कर उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। तो ये थे हमारे बालाजी बाजीराव, और इन्होंने जंजीरा के सिंधियों के खिलाफ भी अभियान चलाया। यानी इनके काल में लगने लगा कि पूरे भारत पर कोई साम्राज्य अगर शासन करेगा तो वो मराठा साम्राज्य हो गया। यानी इनके काल में इनसे ताकतवर कोई शासक भारत में नहीं था, ये इतने ताकतवर थे। ठीक है, तो आज का ये रहा हमारा पेशवाओं का युग। अगली क्लास में हम देखेंगे मुगलों का पतन। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।